वर्किंग की थी हमने, और आज हम लेके चलेंगे उससे आगे। कल मैंने आपको लास्ट में आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध के बारे में बताया था। तो तत्समक संबंध के बारे में मैंने जो आपको बताया था कि कोई रिलेशन, कोई भी संबंध अगर समुच्चय ए में परिभाषित है तो उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं प्रत्येक का स्वयं से अगर संबंध है, इसके अलावा किसी से नहीं, तो वो संबंध क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। यानी कि ए रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विद इटसेल्फ ओनली, है ना। इसके अलावा किसी के साथ उसका संबंध नहीं हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको कि कल जो इसे हमने बात की थी, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और कोई रिलेशन ऐसे हैं 1 1 2 2 3 3 ऐसे हैं। R1 अगर R2 है 1 1 2 2 3 3 1 2, R3 है 1 1 2 2 और 1 2। ऐसे आपको ये 3 रिलेशन दे रखे हैं जो ए में डिफाइंड है, ठीक है ना। ऐसे ए में कोई 3 रिलेशन डिफाइंड है। अब हमें देखना है इनमें कौन सा जो रिलेशन होगा, कोई वो तत्समक संबंध होगा या आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है हमें कौन सा संबंध कैसा होगा? तत्समक संबंध होगा। कौन सा संबंध तत्समक संबंध होगा, ये हमें देखना है। अब देखिए, परिभाषा में मैंने बताया था कि कोई भी समुच्चय में कितने भी अवयव हैं, यदि प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं और केवल स्वयं से हो, स्वयं और केवल स्वयं से हो, इसके अलावा किसी से भी उसका संबंध नहीं हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, तत्समक संबंध कहेंगे। तो R1 में प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है, तो R1 क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। R2 में हम देखेंगे 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, इन सबका सबके साथ संबंध है। लेकिन यहां क्या कंडीशन आ गई कि 1 का संबंध किससे दे रखा है? 2 से दे रखा है। 1 का संबंध किससे दे रखा है? 2 से दे रखा है। तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। स्वयं और केवल स्वयं, इसके अलावा किसी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए R2 तत्समक संबंध नहीं होगा। यहाँ 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 1 का 2 से है, तो ये गलत है। और एक ये अवयव छूट गया 3 का 3 से, तो इसलिए ये R3 भी क्या नहीं होगा? एक आइडेंटिटी संबंध नहीं होगा। तो आइडेंटिटी संबंध मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कोई भी समुच्चय, उसमें अगर कोई संबंध परिभाषित है R, तो वो R संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि उसके प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, ठीक है ना। प्रत्येक अवयव का स्वयं से और केवल स्वयं से अगर संबंध है तो वो क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तत्समक के बाद प्रतिलोम संबंध। यानी कि इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ये क्या होगा? कोई संबंध R यदि A से B में परिभाषित है, कोई संबंध R A से B में परिभाषित है, कैसे? A B
यहाँ A बिलोंग्स टू A हो और B बिलोंग्स टू B हो, तो R इनवर्स क्या होगा, B से A में परिभाषित संबंध होगा, जहां पर बी ए क्रमित युग्म कैसे प्राप्त होंगे, बी ए प्रकार के होंगे, जहां बी बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल और ए बिलोंग्स टू ए होगा, जहां पर बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू ए होगा। यानी कि आर और आर इनवर्स में देखो अंतर क्या आ गया। जैसे मैं कहूं कोई संबंध आर अगर ऐसे है 1 का 2, 1 3, 1 4, ये कोई रिलेशन दे रखा है आर, तो आर इनवर्स क्या होगा, 2 1 2 3 1 और ये 4 1, ये रिलेशन हो जाएगा आर इनवर्स में। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर इनवर्स क्या है, आर अगर ए से बी पर कोई संबंध परिभाषित है तो आर इनवर्स कहां पर होगा, बी से ए पर परिभाषित होगा। यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका जो अरेंजमेंट है, उनकी लोकेशन है, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पहला अवयव जो है वो दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा और दूसरा अवयव पहले स्थान पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब आर इनवर्स में जो प्रांत होता है वो परिसर बन जाता है और जो परिसर होता है वो प्रांत बन जाता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां अब देखिए, अगर इसके लिए हम बात करें, इस संबंध के लिए प्रांत और परिसर आपको पता है, फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। प्रांत पहले अवयव यानी कि कोई किसी संबंध में प्रांत है ना, संबंध के सभी क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है और परिसर द्वितीय अवयवों का समुच्चय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रांत पहले अवयवों का समुच्चय होगा और जो परिसर होगा वो दूसरे अवयवों का समुच्चय होगा। यानी कि यहां देखें अपन, प्रांत क्या होगा, आर में प्रांत है ना, तो देखें 1 और परिसर 2 3 4, ये होगा। जबकि आर इनवर्स के लिए देखें अपन, तो प्रांत और परिसर आपस में बदल जाएंगे। परिसर हो जाए, प्रांत हो जाएगा 2 3 4 और परिसर हो जाएगा 1। इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। यानी कि अगर इसको अपन और लिखें, डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स, ऐसे याद रख लीजिए आप, और रेंज ऑफ आर होगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, सिंपल। ठीक है ना, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध।
ये क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, स्वतुल्य संबंध क्या होंगे? तो वो देखते हैं कि कोई समुच्चय है ए और उसमें कोई संबंध आर परिभाषित है, कैसे? ऐसे परिभाषित है कि ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध विद्यमान हो। ये कहा है आर में कोई संबंध परिभाषित, सॉरी ए में कोई संबंध परिभाषित है आर, तो आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबद्ध हो। अब मेरी भाषा पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं? रिफ्लेक्सिव में स्वयं से संबद्ध हो। आइडेंटिटी में मैंने ये कहा था स्वयं से और केवल स्वयं से संबद्ध हो, ठीक है ना? यहां मूल अंतर यही है इसका, यानी कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, जबकि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध आवश्यक नहीं है तत्समक संबंध हो। क्योंकि यहां पर हमने आपको थोड़ी सी छूट दे दी। क्या छूट दे दी? छूट ये दे दी कि प्रत्येक अवयव जो है स्वयं से संबंध रखे, इसके अलावा वो किसी और से भी रख ले तो कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझसे संबंध रखो, अपने पड़ोसी से संबंध रखो, अपने पड़ोस वाली से संबंध रखो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपका संबंध आपसे होना जरूरी है। लेकिन तत्समक में क्या था? आप केवल अपने से ही संबंध रखो, इसके अलावा किसी और से रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां ये आपको परमिशन नहीं थी कि आप किसी दूसरे अवयव से संबंध रखो, केवल स्वयं से रहो। यानी कि वहां आपको केवल और केवल स्वयं से, यानी कि ये कुल मिलाकर तत्समक संबंध क्या है? आपको आपकी आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ रहा है, यानी कि अपने आपको आपके अलावा किसी और से मतलब नहीं है, पृथ्वी पर आप ही हो बस, है ना? तो वो तो है तत्समक संबंध। आप अपने आप से मतलब रखो, साथ में किसी और से रखो, है ना? अपने आप से तो रखना ही है, इसके अलावा किसी और से रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रखो चाहे मत रखो, रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो ये स्वतुल्य में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वतुल्य को हम देखो, डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, ये मैंने बता दिया। ए से आर में कोई संबंध परिभाषित है और वो संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। कब? जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध विद्यमान हो। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट हैं और हमने एक संबंध परिभाषित कर दिया आर 1 1 1 2 2 3 3, ऐसे आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, आर 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1। ये हमने देखे, आपको ये मैंने आपको 3 संबंध लिखे हैं यहाँ पर, जो समुच्चय ए में परिभाषित हैं R1 R2 और R3। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से कौन सा संबंध है, इनमें से कौन सा संबंध जो है वो कैसा है, इनमें से कौन सा जो संबंध है वो कैसा है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना चाहते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, है ना? तो आर क्या कहलाएगा? इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विद इटसेल्फ। अगर प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है
तो यहां देखिए, ये जो बन का 3 अवयव है, बन का बन से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव है। अब यहां देखिए रिफ्लेक्सिव है और ये आइडेंटिटी भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर वन का वन से ही है, 2 का 2 से ही है, 3 का 3 से ही है। इसके अलावा यहां 1 और 2 3 का संबंध किसी तीसरे एलिमेंट से यहां नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी यानी कि तत्समक संबंध भी कहलाएगा और ये रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध भी कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य भी कहलाएगा और ये तत्समक भी होगा। ठीक है ना। अब यहां देखिए, ये वन का वन से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद इटसेल्फ, प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंध है कि नहीं है। इसके अलावा वन का 2 से है और 2 का वन से है। हमें क्या मतलब हो, वन अपने आप एसोसिएट है, 2 अपने साथ एसोसिएट है, 3 अपने साथ एसोसिएट है, इसके अलावा किसी और से के साथ एसोसिएट है, 1 2 3 डजेंट मैटर। रिफ्लेक्शन में कोई मतलब ये कोई मामला नहीं है, ये कोई मतलब मैटर करता ही नहीं है ना। इतना सा मैटर करता है कि सेल्फ का सेल्फ के साथ हो, लेकिन ये संबंध क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में आपको छूट नहीं मिलती कि आप किसी दूसरे के साथ एसोसिएट हो सको। ये केवल और केवल किसमें छूट होती है, रिफ्लेक्सिव में छूट होती है कि केवल और केवल आप स्वयं के साथ ही संबंध रखें। ठीक है ना। तो ये क्या है, स्वतुल्य है, तत्समक नहीं है। यानी कि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सॉरी, प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। यहां देखिए, वन का वन से है, 2 का 2 से है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन एक एलिमेंट छूटा हुआ है 3, जिसका स्वयं के साथ संबंध नहीं है। लेकिन हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव क्या हो, खुद के साथ एसोसिएट हो, तो ही क्या कहलाएगा, वो स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट छूटा हुआ है, कौन सा, 3, जिसका खुद के साथ कोई संबंध नहीं दे रखा है। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, कोई और संबंध हो सकता है ये, लेकिन ये संबंध क्या नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। मेरे हिसाब से स्वतुल्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है जबकि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्र संबंध कैसा हो, तत्समक हो, यह आवश्यक नहीं है। तो ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना। तो स्वतुल्य की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी और तत्समक की आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में मतलब अपन इसको, अरे ये क्या हो रहा है,
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक संबंध, ये देखेंगे अपन। ये क्या होता है? किसी समुच्चय में, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R एक सममित संबंध होगा एक सममित संबंध होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि A का संबंध B से है तो B का संबंध भी किससे हो? A से हो। A इज रिलेटेड टू B है तो B भी किससे के साथ संबंध हो? A के साथ संबंध हो। तो ही इस संबंध को अपन क्या कहेंगे? तो इस संबंध को अपन क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। ठीक है ना? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। For all A B belongs to A, ठीक है ना? ये हो जाएगा। यदि A B belongs to R, it implies B A belongs to R। कि अगर A भी R में है तो B A भी का होना चाहिए, R में होना चाहिए। ठीक है ना? तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन दोबारा से सुन लीजिए। समुच्चय ए में कोई संबंध R परिभाषित है और वो R संबंध को अपन क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। यदि और केवल यदि कब कहेंगे? जब A का संबंध B से हो तो B का संबंध A से हो। तब क्या हो? B का संबंध A से होना आवश्यक है। यदि A इज रिलेटेड टू B है तो B का भी संबंध किससे होना चाहिए? A से होना चाहिए। अगर संबंध ऐसा है तो ये संबंध क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है ना? तो अब आप देखो, इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, आपको और क्लियर होगा। एग्जांपल है, अगर कोई रिलेशन सेट है A 1 2 3, सिंपल है ना, और उसमें एक रिलेशन हमने दे रखा है R1 1 2 और 2 1। दूसरा रिलेशन दे रखा है 1 2 3 2 2 3 और R2। R3 दे रखा है आपको 1 1 1 2 2 1 1 3। ये देखिए आप, यहां हम बात करने वाले हैं आपसे। तो R1 जो है, एक मिनट और, एक और ले लीजिए R4 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, ऐसे और दे दिया आपको। अब देखिए 1 का 2 के साथ है तो 2 को किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए? 1 के साथ। अगर 1 2 के साथ नहीं है तो हम 2 को 1 के साथ क्यों ढूंढेंगे? बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। ठीक है ना? इफ A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A। यदि A B के साथ संबंध है, A का B के साथ संबंध है, A इज एसोसिएट विद B, देन वी फाइंड B इज एसोसिएट विद अस, सॉरी A।
यानी ए अगर बी के साथ संबद्ध है तो बी को भी ए के साथ संबद्ध होना पड़ेगा। यानी ए का बी के साथ संबंध है तो बी को ए के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, ये मामला है। तो वन का टू से है तो टू का वन से है। तो आर ये जो है ये कैसा है, एक सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित। वन का टू से है, थ्री का टू से है और टू का थ्री से है। यहाँ तो सही है, लेकिन वन का टू से दे रखा है लेकिन टू का यहाँ वन से नहीं है। मतलब ए का संबंध बी से तो है लेकिन बी का संबंध ए से नहीं दे रखा। तो यहाँ पर एक पेयर आपको ऐसा मिल रहा है जो इसकी जो सिमेट्रिक कंडीशन है उसको क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो उस पोजीशन में ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो संबंध हो जाएगा वो सममित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा। R3 में देखिए वन का वन के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, वन का टू के साथ है तो टू का वन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वन का थ्री के साथ है ना, ए का बी के साथ है तो हमें बी का ए के साथ ढूंढना पड़ेगा। सॉरी, तो थ्री का वन के साथ होना चाहिए। अगर यहाँ पर थ्री का वन के साथ होता तो ये संबंध सममित हो जाता, लेकिन यहाँ पर थ्री का संबंध वन के साथ नहीं है, इसलिए संबंध क्या नहीं है, सममित नहीं है। तो ये भी सममित नहीं होगा। यहाँ देखिए वन का टू के साथ है तो टू का वन के साथ है, कोई बात नहीं। वन का थ्री के साथ है, थ्री का वन के साथ है, कोई बात नहीं। टू का थ्री के साथ है, थ्री का टू के साथ है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ईच एलिमेंट यहाँ पर जो है, यानी कि सब क्या कर रहे हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सममित वाली को। एक का बी के साथ है तो बी का ए के साथ है, ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ है, ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ है। तो इसका मतलब R4 संबंध भी क्या हुआ, एक सममित संबंध हुआ। यानी कि तो यहाँ पे R1 एंड R4 कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, है ना। और ये दोनों संबंध सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। अब जो चीज सिमेट्रिक नहीं है वो जरूरी नहीं है प्रतिसम्मित हो, एंटी सिमेट्रिक हो, ठीक है ना, वो कंडीशन अलग होती है। यहां आपको समझ में आया गया होगा। चलिए अब मैंने आपको देखो दोबारा से मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तत्समक, फिर उसके बाद मैंने स्वतुल्य और फिर तीसरे नंबर पे सममित संबंध बताया आपको, है ना। तत्समक, स्वतुल्य और सममित, ये तीन संबंध मैंने आपको अभी बताए हैं। तो तत्समक में स्वयं का केवल स्वयं से, इसके अलावा किसी और से नहीं, है ना, ये होगा। ईच एलिमेंट, है ना, एसोसिएट ओनली एंड ओनली इटसेल्फ, स्वयं, केवल और केवल स्वयं से संबंध हो। यहां पर क्या होगा, स्वयं का संबंध स्वयं से, स्वयं का स्वयं से तो होना चाहिए, इसके अलावा किसी और से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर क्या है, ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। अगर देखिए, अगर मान लीजिए आपको ए से बी में या ए से ए में कोई संबंध परिभाषित कर रखा है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 सॉरी 2 2 और 3 3। अब आपसे पूछे कि इसकी सममितता चेक करो, कैसे कर पाओगे, है ना। यहां 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, यानी ईच एलिमेंट 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ईच, है ना, ए का ए से है, मतलब बी का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अपने आप ही, तो ये सममित अपने आप ही हो जाएगा ऑलरेडी, अपने आप ही, ठीक है ना। अगर यहां पर देखिए, जब पूछा ही नहीं है हमसे ए का बी से, अगर अलग से देखें अपन, यहां 1 का 2 से दे ही नहीं रखा तो हम 2 का 1 से क्यों ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी हम संबंध को डिनाई नहीं करेंगे, यानी कि जब 1 का 2 के साथ दे ही नहीं रखा है तो हम 2 का जबरदस्ती 1 के साथ क्यों ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, अब ये तीनों सब हो गए, ए का बी से है तो ही बी का ए से ढूंढना है,
जब ए का संबंध बी से दे ही नहीं रखा है तो हमें बी का संबंध ए से नहीं ढूंढना है। तो संबंध अपने आप क्या हो जाएगा, या तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा या फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रतिसममित संबंध की। एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक यानी ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होगा कब, जब ए इज इक्वल टू बी हो। ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू क्या हो, बी हो। ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से तभी होगा जब यदि ए बराबर बी है। तो उस पोजीशन में ये जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिसंबंध, प्रतिसंबंधित संबंध कहलाएगा। ए इज रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, ये कब, जब ए इज इक्वल टू बी गिवन हो, ये हो तभी हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिसममित संबंध कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में, है ना, या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध हमने R परिभाषित किया। कैसे किया, x by belongs to n, x by का भाजक है, x by का भाजक है। तो बाई x का भाजक कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, है ना, नहीं तो संभव ही नहीं है ना। तो ये संबंध जो होगा वो संबंध क्या होगा, प्रतिसममित संबंध होगा। यानी a डिवाइड b, a डिवाइड्स b, तो b डिवाइड a कब होगा, जब a इज इक्वल टू b से हो, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये जो संबंध हुआ वो कौन सा होगा, प्रतिसममित संबंध होगा। ठीक है ना। a इज एसोसिएट विद b, देन b इज एसोसिएट विद a, कब, जब a इज इक्वल टू b हो, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है ना। आगे हम देखें इसमें, नेक्स्ट संबंध इसमें संक्रामक संबंध। अब देखिए आप, संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। डिमांड है तो सप्लाई कर दीजिए और डिमांड नहीं है तो सप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं, है ना। तब भी संबंध क्या होगा, अपने आप ही संक्रामक हो जाएगा। कैसे, सुनिए अब आप, जैसे दो चीजें होती हैं कि मांग है और पूर्ति कर दी आपने, तो सही है, संबंध कैसा है, संक्रामक है। मांग नहीं है और तो पूर्ति भी नहीं है, तब भी संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। अब ये समझ रहे होंगे आप कि ये मांग और पूर्ति कहां से आ गई, डिमांड एंड सप्लाई कहां से आ गई। अब आप ये देख चलना कि आपको ये चीज समझ में आएगी और इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये मतलब एक रामबाण औषधि है संक्रामक संबंध को समझाने के लिए। ठीक है ना। वो देखो अब आप कैसे, वो मैं बताता हूं आपको।
यानी कि समुच्चय ए में कोई भी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि A related to B, B related to A, then A related to sorry, मैं गलत बोल गया। A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, B related to C, then क्या हो, A का संबंध C से हो। ठीक है ना? यानी कि A का संबंध B से दे रखा है और B का संबंध C से दे रखा है, तो ही हमें जाकर A का संबंध C से ढूंढना है। अगर मान लीजिए A का संबंध B से दे रखा है और B का संबंध C से नहीं दे रखा है, तो हम क्यों A का संबंध C से ढूंढेंगे? यानी कि हियर A का संबंध B से है और B का C से है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है A B B C। अब ये देखिए, अब ये दे रखा है, तो A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, तो हम अब हमारे पास क्या है, डिमांड है। डिमांड क्या है, अब हमें ढूंढना है A का संबंध C के साथ। ठीक है ना? अगर इसमें A का संबंध C के साथ गिवन है, दिया हुआ है, तो ये जो संबंध है ना, ये जो संबंध है R, ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब यहां पर अगर आपको दे ही नहीं रखा, A का संबंध B से दे रखा है ना, B का संबंध C से दे ही नहीं रखा, तो हम C का संबंध A से क्यों ढूंढेंगे? तब इसी पोजीशन में भी ये संबंध क्या कहलाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन ही कहलाएगा, एक संक्रामक संबंध ही कहलाएगा। ठीक है ना? अब आप ये कहो कि ये कैसे संभव है? ये ही संबंध है, ये ही ट्रुथ है इस चीज का, है ना? A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, तो A का संबंध C से ढूंढेंगे। जब A का संबंध B से है और B का संबंध किसी से दे ही नहीं रखा, तो हम A का संबंध C से क्यों ढूंढेंगे? उस पोजीशन में अपन क्या करेंगे, है ना, मतलब सप्लाई करेंगे ही नहीं। तो इस पोजीशन में भी हम देखेंगे कि ये संबंध क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान रख लेना। आप कहोगे कि नहीं, 3 अवयव लेके चलते हैं। हाँ, लेके चलते हैं, मैंने कब मना किया नहीं लेके चलते हैं। तो A का संबंध B के साथ है, तो B का संबंध C के साथ हो, तो ही हम A का संबंध C के साथ ढूंढेंगे। जब A का संबंध B के साथ है और B का C के साथ नहीं है, तो हम A का C के साथ या A का किसी अदर के साथ क्यों ढूंढेंगे? ठीक है ना? तो डिमांड है, सप्लाई है, तो संबंध क्या है, ट्रांजिटिव है। डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्यों करें, तब भी संबंध कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है ना? संक्रामक संबंध होगा। अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखिए अब एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए वही था हमारे पास, आर कोई रिलेशन दे रखा है 1 1 1 2 2 3, इस तरीके से R2 दे रखा है 1 1 1 2 2 3 1 3 R3 दे रखा है 1 2 2 3 3 1 3 1 3 हाँ,
अभी देखिए यहां आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। पहला देखेंगे बन का बन के साथ है, बन का टू के साथ है, बन का टू के साथ होना चाहिए, दे रखा है ना। मतलब बन का बन के साथ, बन का टू के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ, बन का टू के साथ गिवन है। बन का टू के साथ दे रखा है, टू का थ्री के साथ दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन बन का थ्री के साथ होना चाहिए। अब किसके, बन का टू के साथ गिवन है और टू का थ्री के साथ है, तो बन का किसके साथ होना चाहिए, थ्री के साथ होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। अतः ये संबंध कैसा नहीं है, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब यहां देखिए बन का बन के साथ है, बन का टू के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, बन का टू के साथ है, टू का थ्री के साथ है और बन का थ्री के साथ यहां पर गिवन है, ठीक है ना, बन का थ्री के साथ यहां पर गिवन है। अब देखो आप, तो बन का थ्री के साथ है ना, फिर भी कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध हो गया। अभी रुकिए आप, यहां ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। टू का थ्री के साथ है, सिंगल एलिमेंट हो गया ना। अब थ्री का किसके साथ है, किसी के साथ नहीं है, तो हम क्यों ढूंढेंगे आगे। बन का थ्री के साथ है, थ्री का किसी के साथ नहीं है, तो हम क्यों ढूंढेंगे। हियर नो डिमांड है ना, तो नो सप्लाई, जो डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। यहां देखो बन का टू के साथ है, टू का थ्री के साथ है, तो सब डिमांड क्या आई कि बन का थ्री के साथ ढूंढिए, बन का थ्री के साथ नीचे वाले में था, इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, संक्रामक संबंध कह दिया। यहां देखिए यहां पर बन का टू के साथ है, टू का थ्री के साथ है, तो बन का थ्री के साथ ढूंढ दिया, लेकिन टू का थ्री के साथ तो है, थ्री का किसी और के साथ नहीं दे रखा है, तो हमें क्या मतलब पड़ रहा है खामा खामा और चीज ढूंढने का। तो देयर इज नो डिमांड नो सप्लाई, फिर भी संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। आगे देखिए बन का टू के साथ है, टू का थ्री के साथ है, तो बन का थ्री के साथ सॉरी बन का थ्री के साथ दे रखा है, दे रखा है ना, हो गया। अब देखो थ्री का बन के साथ है, ये देखिए अब आप, है ना, थ्री का बन के साथ है और बन का टू के साथ है, बन का टू के साथ है, थ्री का बन के साथ है, बन का टू के साथ है, तो क्या होना चाहिए, थ्री का संबंध टू के साथ होना चाहिए। यहां है क्या, नहीं है। एक दूसरी चीज देखिए, इसी में बता रहा हूं मैं आपको, बन का थ्री के साथ है, थ्री का बन के साथ है, तो बन का किसके साथ होना चाहिए, बन के साथ होना चाहिए, तब जाकर ये संबंध, यानी ये दो नई चीजें अगर इसमें इंसर्ट होती, तो मैं आपको दोबारा से समझाऊं इसको। आप देखो दोबारा से समझो इसको एक बार, है ना, तभी थोड़ा सा देखो बन का टू के साथ है, बन का संबंध टू के साथ है, टू का संबंध थ्री के साथ है, तो डिमांड क्या है, बन का थ्री के साथ ढूंढिए, तो बन का संबंध थ्री के साथ है कि नहीं, ये दे रखा है ना, और हम यहीं रुक गए, अरे हाँ मिल गया हमें तो बन के साथ, लेकिन आपका एक ये एलिमेंट तो छूट गया। अभी इस पे डिस्कस करेंगे अपन, है ना, इस पे डिस्कस करेंगे अपन, इस पे भी डिस्कस करेंगे अपन। तो देखो अभी आप इसका देखो, आप बन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, थ्री का बन के साथ। अब देखो टू का संबंध थ्री के साथ है और थ्री का संबंध बन के साथ है, तो टू का संबंध बन के साथ है क्या, ऊपर वाले उसमें नहीं है। अब आगे जाइए, थ्री का बन के साथ है, बन का थ्री के साथ है, तो थ्री का संबंध किससे होना चाहिए, थ्री से, है क्या, नहीं है। थ्री का संबंध, या ये देख लीजिए आप इसको, हो गया ये, थ्री का बन के साथ हो गया, अब बन का थ्री के साथ है, थ्री का बन के साथ और बन का टू के साथ है। यहां देखिए बन का टू के साथ है, तो थ्री का किसके साथ होना चाहिए, टू के साथ होना चाहिए, है क्या,
नहीं है। तो तीनों कंडीशन यहां नहीं दे रखी, यानी कि हमें हर डिमांड की सप्लाई करनी है। यहां पर इतनी सारी डिमांड और थी जिनकी सप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए ये संबंध क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक को पहचानना बड़ा कठिन काम है, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो बिल्कुल आसान काम है। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, देयर इज डिमांड, वो सप्लाई कर दी तो ठीक है, देयर इज नो डिमांड तो नो सप्लाई। ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना होगा, तब जाकर आपका काम चलेगा, ठीक है ना। तो ये मेरी आज की थ्योरी थी, कंप्लीट मैंने आपको करा दी है ना। यानी कि ए का संबंध बी से है, बी का सी के साथ है, तो सी का संबंध हम ए का संबंध सी के साथ ढूंढेंगे, ये संक्रामक है। अगर ए का संबंध बी के साथ है और बी का किसी के साथ नहीं दे रखा है तो हम फिर आगे की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, कल हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज पे सारे एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो करेंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए वो करेंगे, और इसको हम कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए, और आप खुद लाभ उठाइए, दूसरों को भी मदद करिए, ठीक है ना। थैंक यू।